हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ दो बातें करना चाहूँगा इस चैनल से रिलेटेड। देखिए, जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था मैथ्स पाठशाला, तो इसका सोल पर्पस ये था कि लॉकडाउन के फेज में उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करना जिनको जेई अपीयर करना है, फिर चाहे उनको 2020 में अपीयर होना हो, 2021 में, 2022 में। एंड ऑब्वियसली अभी मेरा मेन फोकस 2020 वालों पे ही है। ठीक। तो मैं आपसे आज ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन रिवीजन वीडियोस को, या फिर जो प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज डाली 2021 के लिए, या फिर सेट थ्योरी की सीरीज डाली 2022 वालों के लिए, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें स्टूडेंट्स के बीच, कि जो मेरा इस चैनल को बनाने का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर सकूं। और हाँ, ये याद रखना है कि ये बिल्कुल मत करना है कि शेयर करने के नाम पे आप अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे दे रहे हो, क्योंकि भाई चाची मामी मौसा इनको मैथमेटिकल रीजनिंग से फिलहाल कोई मतलब नहीं है ना, तो इनके काम की तो है नहीं चीज़ें। तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हर स्टूडेंट अभी यही सोच रहा है कि क्या करें क्या ना करें, हमारा तो एग्जाम हो जाना चाहिए था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये वो है ना। तो रिवीजन वीडियो जब वो देखेगा तो उसको कुछ तो फिर सीखने को मिलेगा ना। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर आपने कोई ऐसी सीरीज देख रखी हो, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, और सभी की हेल्प करें एक दूसरे की इन टाइम ऑफ दिस क्राइसिस। अब मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं बहुत क्विक रिवीजन करूंगा इसका, जो भी कॉन्सेप्ट है जल्दी से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग ने क्या किया है कि आप डिस्क्रिप्शन में देखना, एक लिंक दिया हुआ, तो मैंने इसके नोट्स अपलोड कर रखे हैं, फुल हैंड रिटेन नोट्स। तो आपको अगर कंप्लीट इसका नॉलेज लेना है तो आप वो नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन करके जैसे क्वेश्चन करते हैं वो चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, और जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ही विल वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है, ही विल सक्सेसफुल, है ना। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो जो मेनली चार कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे वो होगा और, एंड, इफ देन, और फिर इफ एंड ओनली। और उन सबकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसको सेट थ्योरी भी के साथ भी साथ साथ रिलेट करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये और की बनी हुई है, तो देखो ये और का जो सिंबल है, ये भी ये सेट थ्योरी के यूनियन से मिलता हुआ है। ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसमें तीन जगह वन आ रहा है और एक जगह जीरो आ रहा है। जीरो कब आ रहा है? जब दोनों जीरो हैं। तीनों दोनों दोनों में से कोई एक भी अगर वन हो जा रहा है तो आंसर देखो क्या आ रहा है, वन आ रहा है ना। और दोनों ही जीरो हो गए तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक। तो और की ट्रुथ टेबल में हमें क्या देखना होगा, बस कि अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में और लिया जा रहा है, तो बस ये देखना कि कहाँ पर जीरो आएगा, और एक ही जगह जीरो आएगा, तीन जगह वन आएगा। तो बस ये देख लेंगे कहाँ पर जीरो आएगा, वहां जीरो फिल करके बाकी जगह बिना चेक किए वन फिल कर देंगे जब दो स्टेटमेंट्स की बात हो रही होगी और उनके बीच में और लिया जा रहा होगा। ठीक है। और जीरो एक जगह आएगा कहाँ पर, जहां पर दोनों ही जीरो होंगे, पी भी जीरो होगा एंड क्यू भी जीरो होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसको अगर सेट थ्योरी से रिलेट करें, मान लो हम लोग ने बोल दिया कि ये पहला वाला सेट पी है और दूसरा वाला सेट क्यू है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पी यूनियन क्यू। तो देखो, दोनों सेम चीज है। कैसे सेम चीज है, एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर आंसर वन कब आ रहा है, यानी कि ट्रू कब हो रहा है। वन आने का मतलब है कि वो रीजन शेड होगा। तो ट्रू कब हो रहा है, जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जा रहा है। पी और क्यू में कोई एक भी ट्रू हो जा रहा है। सभी को पता होगा वन स्टैंड्स फॉर ट्रू, जीरो स्टैंड्स फॉर फॉल्स। तो दोनों में कोई एक भी ट्रू हो जा रहा है तो आंसर वन आ रहा है। तो ये यानी कि पी और क्यू, और पी और क्यू का मतलब क्या होता है, पी यूनियन क्यू। फिर ये एंड का है, इसमें आंसर ट्रू तब आएगा जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे, यानी कि जब दोनों के दोनों वन होंगे। ठीक। बाकी सारे केस में आंसर क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि जीरो आएगा। तो यानी कि इसमें आंसर ट्रू यानी कि शेड तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, पी भी ट्रू होगा एंड क्यू भी ट्रू होगा। तो वो इस रीजन में है, यहाँ पर पी और क्यू दोनों प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है। तो और में ये देखना है कि जीरो कहां पर आएगा, बाकी तीन जगह वन, जब दो स्टेटमेंट की बात हो रही है। एंड में ये देखना है कि वन कहां पर आएगा, बाकी सब जगह जीरो, और वन आएगा कहां पर, जब दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कंडीशनल स्टेटमेंट की, जिसको इफ देन और इसका सिंबल ये इम्प्लाइज होता है, या फिर आप ऐसे भी बना दो, सिंगल बना दो तब भी चलेगा। और ये बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली, इसका डबल इम्प्लाइज, या फिर आप ऐसे बना दो। ठीक। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसकी ट्रुथ टेबल आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। इसमें आंसर फॉल्स तब आता है जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, वहां पर आंसर
फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा देखो, वन या फिर ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसमें वन 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 तीन जगह आ रहा है, जीरो कहां पर आ रहा है, मतलब कौन सा रीजन शेड नहीं होगा, अगर सेट थ्योरी से इसको रिलेट करें तो वो रीजन नहीं शेड होगा जहां पर पी ट्रू हो रहा होगा एंड क्यू फॉल्स हो रहा होगा। तो वो ये रीजन है जो मैंने शेड नहीं किया, देखो इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है ऐसे करके, ये इसमें पी ट्रू है एंड क्यू फॉल्स है, तो इसको मैंने शेड नहीं किया, बाकी पूरा रीजन शेड कर दिया है। तो ये अगर इसको सेट थ्योरी से रिलेट करो तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब ये वेन डायग्राम बना किसका हुआ है कि या तो पहली बात तो पी में ना हो वो वाला रीजन आएगा, या फिर क्यू में हो वो वाला रीजन आएगा। ये रीजन भी शेड होगा क्योंकि यहां पर क्या है देखो, यहां पर पी भी ट्रू है एंड क्यू भी ट्रू है, और वन पे आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। यहां पर आंसर ट्रू तब आ रहा है देखो जब वन वन है और जब जीरो जीरो है। तो बाई कंडीशन यानी कि इफ एंड ओनली इफ में आंसर ट्रू तब आएगा दो स्टेटमेंट केस में जब दोनों सेम टाइप के होंगे, है ना, यानी दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे। तो शेड ऐसे ही होगा, देखो यहाँ पर दोनों ट्रू है और बाहर दोनों फॉल्स है। तो अब ये क्या चीज लिखी हुई है, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि एक तो P इंटरसेक्शन Q आया है, और क्या आया, और मतलब कि यूनियन P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट आया है ना, देखो P यूनियन Q के पूरा बाहर वाला आया, तो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। और एक और चीज इसको बोल सकते हो, अगर ध्यान दो तो ये है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P। अब ये कैसे है, बहुत आसान है। देखो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q यहाँ पर बना हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, पूरे में से केवल P नहीं शेड हुआ है। जब Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P बनाओगे तो क्या होगा, पूरे में से Q नहीं शेड होगा, तो उसका वेन डायग्राम तो पीछे बना लेना। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो एक ये वाला रीजन कॉमन आएगा और एक ये वाला रीजन कॉमन आएगा ना, तो इसका वेन डायग्राम ये हो गया। तो इसमें भी हमने याद रखा कि इफ देन वाले में आंसर फॉल्स तब आएगा जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा, और इफ और ओनली इफ में आंसर ट्रू तब आएगा जब दोनों सेम टाइप के होंगे। ठीक, फिर ये हो गए एग्जांपल्स। और ही विल ट्रेवल बाय बस और ट्रेन, तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या यूज हुआ है, और यूज है, और यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया हम लोग ने। ही विल ट्रेवल बाय बस, ये पहला स्टेटमेंट, ही विल ट्रेवल बाय ट्रेन ये दूसरा स्टेटमेंट, और इन दोनों को हमने और से कनेक्ट कर दिया। ऐसे बाकी एग्जांपल भी देख सकते हो, अर्नब विल ईट फूड एंड वॉच टीवी। वैसे ये बहुत गंदी आदत होती है खाना और टीवी एक साथ करना, लेकिन फिर भी अब अर्नब कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट क्या, अर्नब विल ईट फूड और दूसरा है अर्नब विल वॉच टीवी, और हमने इसमें कनेक्टिव क्या लगाया, एंड। ऐसे ही इसमें देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल बी सक्सेसफुल, तो इफ और देन कनेक्टिव यूज किया कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो उसे सफलता जरूर प्राप्त होगी। और लास्ट है, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, तो इसमें हम लोग ने इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव यूज किया है। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होंगे, ही वर्क्स हार्ड और दूसरा है ही विल बी सक्सेसफुल। ऐसे यहाँ पर अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एक सेंटेंस है और दूसरा है ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, और इनको इफ एंड ओनली इफ से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी एग्जांपल्स, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, इट इज डिनायल ऑफ गिवन स्टेटमेंट फॉर ए स्टेटमेंट पी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेशन पी और पी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि किसी स्टेटमेंट को डिनाई कर देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना। और नेगेशन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट द केस दैट, सम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। देखो यहां पर आपको समझना क्या है निगेशन लिखते वक्त, कि जब भी निगेशन लिखना हो किसी कम्युनिटी के बारे में या किसी ब्रीड के बारे में, है ना, या किसी ग्रुप के बारे में, तो आप उसको ऑल टुगेदर डिनाई नहीं करोगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे है कि ऑल कैट्स स्क्रैच, मतलब कि सारी बिल्लियां जो हैं वो स्क्रैच करती हैं, तो हमें निगेशन ऐसे नहीं बोलना है, ऑल कैट्स डू नॉट स्क्रैच, है ना। ये निगेशन लिखने का सही तरीका नहीं है कि हमने ऑल टुगेदर डिनाई कर दिया कि नहीं भाई सारी बिल्लियां जो हैं वो दूध की धुली और वो स्क्रैच नहीं करती, नहीं, हमें ऐसे निगेशन नहीं लिखना है। हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल कैट्स स्क्रैच, नहीं भाई ऐसी बात, ये ऐसा नहीं है कि सारी बिल्लियां स्क्रैच करती है ना, ऐसे करके बोल दिया। इट इज फॉल्स दैट ऑल कैट्स स्क्रैच, तो सेम ही है, इट इज नॉट द केस दैट ऑल कैट्स स्क्रैच। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, सम कैट्स डू नॉट स्क्रैच, है ना, कि भाई कुछ ऐसी बिल्लियां हैं जो स्क्रैच नहीं करती, तो हम डिनाई तो कर ही रहे ना ऑल कैट्स स्क्रैच वाली बात को। फिर लास्ट के दो भी मोर और लेस सेम ही चीज है,
एटलीस्ट वन कैट डज नॉट स्क्रैच, या फिर देयर एग्जिस्ट अ कैट विच डज नॉट स्क्रैच। मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस बोल रहा है कि ऑल कैट्स स्क्रैच। हम उसको डिनाई कैसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, एटलीस्ट एक तो ऐसी कैट एग्जिस्ट करती है जो स्क्रैच नहीं करती है ना। तो डिनाई तो कर ही देना, इसने तो क्या बोला था कि सारी की सारी कैट्स स्क्रैच करती है, तो हमने उस चीज को डिनाई कर दिया है, ठीक है कि नहीं। तो ये निगेशन लिखने का सही तरीका है कि हम इनमें से कुछ यूज कर लें। ठीक, अब जैसे मान लो, अब सिंपल सा है कि 5 इज एन इंटीजर, है ना, तो इसका निगेशन तो सिंपल हो जाएगा कि 5 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली 5 के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसी होगी। ये इसकी सिंपल सी ट्रुथ टेबल होगी कि P1 है तो निगेशन P0 हो जाएगा, डिनाई कर दिया, ट्रू को फॉल्स कर दिया और फॉल्स को ट्रू कर दिया। और अगर इस हमसे बोला जाए कि इसका सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट, है ना। कि P नहीं हो रहा भाई, P को डिनाई कर रहे हैं, जो भी P के बारे में बात बोली जा रही है उसको हम डिनाई कर रहे हैं, तो इसका नेगेशन का क्या हो जाएगा, सेट थ्योरी का इक्विवेलेंट P कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये कुछ नोट है जल्दी से। Q implies P is called कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ P implies Q, मतलब कि इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो तो कन्वर्स स्टेटमेंट आ जाता है। जैसे कि इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल बी सक्सेसफुल, तो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट होगा इफ ही विल बी सक्सेसफुल देन ही वर्क्स हार्ड। ठीक, और ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर सेट टू बी मैथमेटिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज। अगर कोई दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव से कनेक्ट है और उनकी अलग अलग ट्रुथ टेबल बनाई और ट्रुथ वैल्यूज जो फाइनल आई वो सेम आ गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेंटेंस वो स्टेटमेंट्स मैथमेटिकली क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ये एग्जाम में चेक करने को भी आता है, ट्रुथ टेबल या फिर सेट थ्योरी के हेल्प से हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो अब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फॉर P implies Q, its contrapositive is given by negation Q implies negation P. A conditional statement and its contrapositive are equivalent, that is they convey the same meaning. तो पहले तो contrapositive लिखना कैसे है कंडीशनल स्टेटमेंट का, कि जो बाद वाला स्टेटमेंट है उसको पहले ले आओ, पहले वाले स्टेटमेंट को बाद में भेज दो, फिर उन दोनों का निगेशन लगा दो, है ना। कि जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल बी सक्सेसफुल, तो बाद वाले को ले आओ, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब पहली बात इन्होंने बोला है कि ये इक्विवेलेंट है, तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो दोनों की ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो अगर ये ट्रुथ वैल्यू सेम आ गई तो यानी कि इक्विवेलेंट होंगे। तो 1 1 0 0 है P, तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा 0 0 1 और 1। 1 0 1 0 है Q, तो नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा 0 1 0 1। P प्लस Q में ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो 1 और 0 वाले पे 0 आ जाएगा, बाकी सब जगह 1 आ जाएगा। निगेशन Q पहला स्टेटमेंट है, निगेशन P दूसरा स्टेटमेंट है, तो निगेशन Q से निगेशन P की तरफ जाओ, देखो 1 0 का कॉम्बिनेशन जहां बन रहा है वहां फॉल्स लिख दो, तो वो ये बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 में 0, बाकी कहीं 1 0 नहीं बन रहा है, तो कंडीशनल की जो हमने ट्रुथ टेबल पढ़ी थी उसके हिसाब से क्या आ जाएगा 1 और 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, तो देखो दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आ गई, 1 0 1 1 1 0 1 1, तो यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि सेम मीनिंग कन्वे करेंगे। तो अब एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, इफ मोहन इज पोएट देन ही इज पुअर। तो दो सेंटेंस है, मोहन इज पोएट और दूसरा है मोहन इज पुअर। तो बाद वाले को पहले लाना है, पहले वाले को बाद में, और दोनों का निगेशन लिख देना है। तो इफ क्या आ जाएगा, इफ मोहन इज नॉट पुअर, है ना, निगेशन कर दिया, इफ मोहन इज नॉट पुअर देन ही इज नॉट पोएट। ठीक, तो बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में आ गया, और दोनों का निगेशन हम लोग ने लिख दिया। ठीक, चलो, तो ध्यान रखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब अगला है टोटोलॉजी। दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय टी। और एक एग्जांपल दे रखा है पी और निगेशन पी। तो मतलब ऐसे सेंटेंस जिसकी फाइनल सारी ट्रूथ वैल्यूज 1 आ जाए या ट्रू आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। और इसका सेट थ्योरी में जो इक्विवेलेंट होता है टोटोलॉजी का, वो होता है यूनिवर्सल सेट, है ना, ये भी बात ध्यान रखना, है ना। बाकी बाद में मैंने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, तो 1 और 0 का अगर और ले रहे हो तो 1 आएगा, और 0 1 का भी क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो इस स्टेटमेंट की सारी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ गई, 1 आ गई, तो यानी ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। ठीक है, और इसका सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट यूनिवर्सल सेट। फिर आता है फॉलिसी।
दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इट इज नोटेड बाय एफ और सी। और एग्जांपल है पी एंड नेगेशन पी। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो हर ट्रुथ वैल्यू के लिए फॉल्स आ जाए, जैसे सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसको बोलेंगे फॉल्सी या कंट्राडिक्शन भी इसको बोलते हैं। तो जैसे 1 और 0 का एंड लोगे तो 0 आएगा, और 0 और 1 का एंड भी 0 आएगा। और इसको अगर सेट थ्योरी से रिलेट करो तो इसका सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट होगा नल सेट, है ना, मतलब कि कभी भी ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल देखो मैंने कंपाइलेशन कर दिया सेट थ्योरी नोटेशन का। नेगेशन पीपी कॉम्प्लीमेंट टोटोलॉजी यूनिवर्सल सेट, है ना। सी और एफ जो होता है पॉलिसी, वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ऐसे ही ये सारी चीजें, है ना। तो ये लास्ट वाला जैसे बाई कंडीशन है, तो ये तो उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। जैसे ये वाला है, देखो इसका इक्विवेलेंट ये है। तो बेसिकली क्या है, देखो कि ये चीज किससे रिप्लेस हो जाती है, मतलब यहाँ पर कुछ भी बॉक्स लिखा हो, जैसे यहाँ पर क्यू लिखा है बॉक्स की जगह, तो ये चीज किससे रिप्लेस हो जाती है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन रिप्लेस हो जाता है पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन से, पूरा रिप्लेस हो जाता है, और बाकी फिर जो बॉक्स लिखा होगा वो बॉक्स आ जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कुछ क्वेश्चन से इससे फायदा मिल जाएगा, और हमें सारे ऑप्शन नहीं चेक करने पड़ेंगे। ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं जिससे आंसर हम जल्दी से जल्दी निकालना सीख सकें, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, है ना। हमें सबके निगेशन याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू इज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब कि इस पूरे का निगेशन लोगे तो क्या हो जाता है, निगेशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बीच वाला साइन पलट जाएगा, जिसको सेट थ्योरी में हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रूफ करना हो तो आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाना, निगेशन लोगे तो सब पलट जाएगा, और इसकी ट्रुथ टेबल बनाना, देखना दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आएगी। ऐसे पी एंड क्यू का क्या होगा, निगेशन लगेगा और एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ना। तो ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P एंड नॉट Q, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। P एंड नॉट Q, ठीक, मतलब कि ये जो सिंबल है ये वैनिश हो जाता है ना, इसको ध्यान रखना है, काफी काम की चीज है कि निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P एंड नॉट Q, ठीक। फिर ये फोर्थ जो है आपका, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, यानी कि P बाई कंडीशनल Q, या P इफ एंड ओनली इफ Q इज। इसको लिखने के तीन तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप दोनों में से पी और क्यू में किसी भी एक जगह निगेशन लगा दो, जैसे यहाँ पर क्यू पे निगेशन लगा दो तब भी आ जाएगा, या फिर पी पे निगेशन लगा दो तब भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो कंडीशनल वाला निगेशन था वो दोनों तरीके से लिख लो, एक बार लिख लिया पी एंड नॉट क्यू, और एक बार लिख लिया क्यू एंड नॉट पी और बीच में और लगा दिया। तो इसका निगेशन लिखने के तीन तरीके हैं। ये बाई कंडीशन है, डबल इंप्लाइज है, तो पी क्यू के लिए जो होगा वही क्यू पी के लिए होगा, तो पी एंड नॉट क्यू, और क्यू एंड नॉट पी, ठीक है। तो दोनों में कोई एक हो जाएगा तो सेंटेंस का निगेशन आ जाएगा, जैसे कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, तो एबीसी इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, तो हमने एक जगह निगेशन लगा दिया। तो इसमें देखो ये चीज रिटेन रहती है इन वाले दो पहले दो एग्जांपल में, ठीक। अब कुछ के निगेशन लिख के देख लेते हैं। जैसे पहला है ऑल दी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क एंड द टीचर इज प्रेजेंट। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट पी है और दूसरा है एंड, और फिर क्यू है, और हमें इसका निगेशन लिखना है, तो पहले वाले का निगेशन लिखेंगे, बीच का साइन पलटेंगे, एंड की जगह और आ जाएगा, और फिर दूसरे वाले का निगेशन लिखेंगे। तो ऑल का निगेशन हम लोग लिखेंगे सम, तो इसका जो निगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क और द टीचर इज नॉट प्रेजेंट। इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हम लोग ने लिख दिया, सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क और द टीचर इज नॉट प्रेजेंट। फिर ये है स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीजर्स इज पॉजिटिव और निगेटिव, तो और लगा हुआ है ना। तो क्या होगा कि पहले वाले का निगेशन, ये पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सारे इंटीजर्स का स्क्वायर पॉजिटिव है, दूसरा बोल रहा है कि सारे इंटीजर्स का स्क्वायर नेगेटिव है, और बीच में और है, तो हम पहले और दूसरे का निगेशन लिखेंगे और का क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो क्या कर कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर्स इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, नॉर एंड की तरह काम करता है ना एक तरीके से। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि there exists a, there exists an integer whose square is neither positive nor negative, है ना, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें ध्यान रखें। तो
एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर ना तो पॉजिटिव है एंड ना ही निगेटिव है ना, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो चलो यही लिख लेते हैं। तो ये हम लोग ने लिख लिया, देयर इज एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब तीसरा है इफ देन है, इसमें देखो इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो टू कॉलेज। ठीक है, तो देखो इफ देन का जो नेगेशन लिखा था हम लोग ने, वो क्या लिखा था, पी एंड नॉट क्यू। तो पहली चीज तो याद रखनी कि नेगेशन लिखने के बाद इफ देन हट जाएगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, पहला सेंटेंस एज इट इज आएगा और दूसरा नेगेशन के साथ आएगा और बीच में एंड लगेगा, पी एंड नॉट क्यू। तो पहला स्टेटमेंट है माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप, ये पहला स्टेटमेंट है पूरा, माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप जो हमें दिया हुआ है। दूसरा है आई कैन गो टू कॉलेज, तो पहला वाला तो एज इट इज आ जाएगा कि माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप, तो वो तो लिख लिया माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप, है ना। इफ नहीं आएगा, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। फिर पी हो गया एंड नॉट क्यू, तो क्यू क्या है, आई कैन गो टू कॉलेज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंड आई कैन नॉट गो टू कॉलेज, एंड आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि यहाँ पर निगेशन कैसे लिखा गया है ना। तो पी एंड नॉट क्यू, क्लियर है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, इफ एंड ओनली इफ है। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या बोला था कि दोनों में से किसी एक पे निगेशन लगा दो और बीच में इफ एंड ओनली इफ ही रखो। तो कैसे लिख सकते हैं, ABC is not an equilateral triangle if and only if it is equiangular। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ABC is an equilateral triangle if and only if it is not equiangular। तो दोनों में से किसी एक का नेगेशन लगा दो। और या फिर एक तीसरा तरीका सीखा था कि एक बार P एंड नॉट Q लिखो, एक बार Q नॉट एंड P लिखो, है ना। एक बार P एंड नॉट Q लिखो और एक बार Q नॉट एंड P लिखो। तो वैसे आप ट्राई करके देख लेना। तो मैं तीनों तरीके से लिखे दूँ और आपको कोई दिक्कत हो तो फिर पूछना। तो ये देखो मैंने तीनों तरीके से लिख दिया, एबीसी इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले वाले का नेगेशन लिख दिया, दूसरे वाले को एज इट इज रखा। फिर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट इक्विलेटरल, पहले वाले को एज इट इज रखा, दूसरे वाले का नेगेशन लिख दिया। और फिर तीसरा तरीका वही, पी एंड नॉट क्यू एक बार लिखा, या फिर नॉट पी एंड क्यू, है ना। मतलब कि दोनों में से किसी एक जगह नेगेशन लगा के और फिर बीच में एंड कर दिया। तो इधर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड it is not equiangular, और ABC is not an equilateral triangle and it is equiangular। तो ये तीसरा वाला तरीका जो था उस तरीके से भी नेगेशन हम लोग ने लिख लिया। तो मेरे ख्याल से नेगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा आपसे ये सजेशन है कि इस ट्रुथ टेबल को आप मेमोराइज करने की कोशिश करो, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, मेमोराइज कर लेंगे तो एग्जाम में थोड़ा बहुत अपना टाइम बच जाएगा, और थोड़ा बहुत टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, है ना। तो मैं याद करने का थोड़ा सा आपको तरीका में हेल्प कर सकता हूँ कि सबसे पहले हम एंड वाले देखें, है ना। हमने चारों कॉम्बिनेशन बना रखे हैं कि पी एंड क्यू, फिर दोनों जगह जैसे ये देखो पी एंड क्यू है, फिर एक बार दोनों जगह एंड लगा दिया, फिर एक बार एक जगह पहले पे एंड लगा दिया और एक बार दूसरे पे एंड लगा दिया है, जो कि ये हो जाएगा। ठीक, ये रहा। ठीक, तो अब एंड वाले जितने भी होंगे उनमें क्या होगा कि किसी एक जगह वन आएगा, बस वो याद रखना है कहां पर वन आएगा, बाकी तीन जगह तो अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो सभी को याद होगा कि इसमें पहली प्लेस पे वन आता है, ठीक, जब पी एंड क्यू होता है। तो जब दोनों जगह निगेशन होगा तो ये सीधे चौथी प्लेस पे चला जाएगा। देखो चार केसेस हैं, तो एक बार वन पहली प्लेस पे आएगा, एक बार दूसरी पे, एक बार तीसरी पे और एक बार चौथी पे। तो बस वही याद रखना है कब कहाँ आएगा। तो जब पी एंड क्यू होगा तो पहले पे आएगा, और जब दोनों जगह निगेशन लगा दोगे तो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, चौथी पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो दो केस हो गए। अब वन के लिए कितनी प्लेसेस बची हैं, दो प्लेस बची हैं, दूसरी और तीसरी पे अभी तक नहीं आया। तो बस अब ये याद रख लो, है ना। इतना तो याद रखने कुछ है ही नहीं, है ना, ये तो बड़ी आसानी, बस ये तुम्हें याद रखना है कि नेगेशन पी एंड क्यू, जब पहले पे नेगेशन लगाओगे तो दो स्लॉट खाली थी, उसमें बाद वाली स्लॉट मिलेगी, यानी कि थर्ड पे जाएगा वन। और जब दूसरे पे निगेशन लगाओगे तो दूसरे पे निगेशन लगाओगे तो दूसरी प्लेस पे आएगा, यानी कि जो पहली स्लॉट है, एक तरीके से जो दो अवेलेबल स्लॉट है उसमें पहली वाली। तो तीन भी याद रख लोगे तो फिर चौथी का तो पता ही चल जाएगा। तो पी एंड क्यू में वन पहली जगह, दोनों जगह निगेशन में चौथी जगह, पहले पे निगेशन में तीसरी जगह और दूसरे पे निगेशन में दूसरी जगह, है ना। ये तो हो गई एंड वालों की बात। अब और वाला समझते हैं। तो और वाले ये हैं
P और Q, फिर ये है, फिर ये है और ये है। इसमें हमें क्या ध्यान सोचना है बस, कि जीरो कहाँ पर आएगा। तो जीरो तब आता है जब दोनों जीरो होते हैं। तो इस वाले केस में पहली जगह आएगा, लास्ट जगह आएगा जीरो जब P और Q होगा। तो जब दोनों जगह निगेशन होगा तो ये चौथे से सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो पहली जगह पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक, उसके बाद फिर अगेन दो स्लॉट बची जीरो के लिए, दूसरी स्लॉट और तीसरी स्लॉट। अब एंड में हम वन पे फोकस कर रहे थे और पहली पे जब निगेशन लगाया था तो सेकंड पे आया था। तो इसमें देखो जब पहले पे निगेशन लगाओगे तुम तो कहां पर आएगा, जो सेकंड से मेरा मतलब ये है कि जो सेकंड स्लॉट अवेलेबल थी। तो इसमें यहां पर वन आया था तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और यहां पर जीरो आएगा। ठीक है, और फिर जब बाद वाले में निगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा ना। तो एक बार जल्दी से फिर से मैं बोल देता हूँ, एंड वाले में एक जगह वन आना है वो डिसाइड करना है, और वाले में एक जगह जीरो आना है वो डिसाइड करना है। ठीक, एंड वाले में जब पी एंड क्यू होगा तो वो तो याद ही होता है सभी को, पहला वाला वन आता है। दोनों पे निगेशन तो सीधे चौथे पे चला जाएगा। तो दो स्लॉट बची, दूसरी स्लॉट और तीसरी स्लॉट। तो जब पहले पे निगेशन होगा एंड में तो तीसरी स्लॉट पे बन जाएगा, और जब दूसरे पे निगेशन होगा तो दूसरी स्लॉट पे जाएगा। और में ये सोचना है कि तीन जगह वन और एक जगह जीरो आता है तो जीरो कहां पर आता है। तो जब पी और क्यू होता है तो पहले पे जीरो, दोनों जगह निगेशन तो डायरेक्ट जंप करके ये यहाँ पर चौथे पे जीरो हो गया, सॉरी यहाँ पर पी एंड क्यू में चौथे पे, तो दोनों जगह निगेशन तो सीधे सीधे पहले पे पहुंच जाएगा। फिर जब पहली प्लेस पे होगा तो दूसरे स्लॉट पे, और जब दूसरे पे निगेशन होगा तो तीसरे स्लॉट पे। ठीक है, तो ये चीज ऐसे आप याद रखो, है ना। याद रख लोगे तो एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में आए हुए, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और एप्लीकेशन सीखते हैं जितने कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू, फिर चार ऑप्शन है। तो हमने P बना लिया, Q बना लिया, फिर P एंड Q की जरूरत थी वो बना लिया, और फिर जो आंसर निकला वो। तो इसको ऐसे भी करेंगे और सेट थ्योरी से भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो P और Q है ना, ये और है यहाँ पर। तो ये वन, ये वन, ये वन और ये जीरो। और फिर क्या करना है, इसका और इसका हमें लेना है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बस ये देखना कहीं वन जीरो का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। तो वन जीरो का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो जीरो कहीं पर यानी कि नहीं आएगा कंडीशनल में। तो ये वन, वन, वन और वन, तो ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। बी ऑप्शन सही हो, तो देखो कितनी जल्दी कर लिया। सेट थ्योरी से करना हो तो उससे भी कर सकते हो। कैसे, कि यहाँ पर ये पी, और फिर क्या आता है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन आता है। इसकी जगह क्या आ जाता है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और फिर ये आ जाएगा पी यूनियन क्यू। ठीक है, तो हर जगह यूनियन है तो ये कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, सब होता है। तो इसको ऐसे लिख लिया, और पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी, कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लोग, ऐसा ये सब चीजें नोट्स में लिखी हुई है ना। तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और यूनिवर्सल सेट का यूनियन लोगे किसी भी सेट के साथ तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इससे भी क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया ना। तो टोटोलॉजी और यूनिवर्सल सेट इक्विवेलेंट होता है, दोनों तरीके से हम लोग ने करके देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू, पहला वाला लिखो एंड लगाओ और दूसरे वाले का नॉट लिख दो, तो क्या हो जाएगा, आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। तो ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया देखो, है ना। पी हो गया पहला स्टेटमेंट, आई विल बिकम अ टीचर, एंड फिर आई विल ओपन अ स्कूल, इसका निगेशन पी एंड नॉट की, तो आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो अगर निगेशन याद था तो तुरंत आपसे हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द निगेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इस पूरी चीज का निगेशन, मतलब ये पूरा जो दिख रहा है इसका आपको निगेशन बताना है किसके इक्विवेलेंट होगा। तो मतलब ये चीज बतानी है। ठीक है, तो चाहो तो सेट थ्योरी का इक्विवेलेंट लिख लो, या फिर नॉर्मल ऑपरेशन लगा देते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, लिखें क्या कि ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये निगेशन है, अंदर जाएगा तो और का निगेशन लेना है, तो पहले का निगेशन, दूसरे का निगेशन और बीच का साइन पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन एस, तो ये एस हो जाएगा, बीच का साइन पलट जाएगा और यहां पर आ जाएगा निगेशन ऑफ बाद वाले का, यानी कि निगेशन ऑफ आर एंड एस। फिर अब एंड का निगेशन लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन आर, आर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ एस।
अब देखो, ये नोट्स पे लिखा भी हुआ है कि जब यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। कैसे? आप ऐसे समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा कुछ, कि जैसे कहीं पे लिखा होता है 2 × 3 + 5 होता है, तो ये आ जाएगा 2 × 3, फिर जो बीच में अंदर साइन था प्लस, और 2 × 5, है ना। ये सब मैंने सेट थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उसमें भी आप समझ सकते हो चीजें। तो क्या होता है कि ये बाहर जो भी होगा, एंड होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे एंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और होता यहाँ पर और अंदर होता एंड, तब और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो फिलहाल ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एस एंड आर, ठीक है, फिर बीच का साइन आएगा और फिर आएगा एस एंड निगेशन एस। अब जरा सोचो कि ये क्या होगा, एस एंड निगेशन एस, मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो, एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो क्या उन दोनों में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो ये तो पाई हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा, यानी कि कभी ट्रू नहीं होगा। फिर यहां पर क्या कर रहे हो कि नल सेट और एक किसी और सेट का यूनियन ले रहे हो, तो नल सेट और किसी और सेट का यूनियन लो तो हमेशा वही सेट आ जाता है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, एस एंड आर। तो देखो आसान क्वेश्चन था कि नहीं। तो ये डी ऑप्शन सही हो गया। अब अगर ट्रुथ टेबल से करोगे तो तुम्हें सबकी ट्रुथ टेबल बना के जल्दी जल्दी देखनी पड़ेगी। तो इसमें अगर आपको, मैंने समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी 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 ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द निगेशन ऑफ √5 इज एन इंटीजर और √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बीच में और है, तो क्या होता है कि एंड हो जाता है, और जो दोनों स्टेटमेंट लिखे होते हैं उनका निगेशन हो जाता है। तो ये होगा √5 इज एन इंटीजर, तो इसका निगेशन, मतलब आपको इसका निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो वो क्या होता है, वो होता है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक। तो पहला वाला है √5 इज एन इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, √5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये और वाले तो पहले चले गए, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ये जो डी ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या हो गया, सही हो गया। √5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हमने दोनों का क्या कर दिया है, निगेशन लिख दिया, और बीच में और का क्या कर दिया है, एंड कर दिया। तो मैंने बोला था ना, निगेशन याद रखेंगे सबका तो हमें बहुत फायदा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे। कंसीडर दी फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। पहला है 5 इज अ प्राइम नंबर, दूसरा है 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192, और तीसरा है एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले तो हमें इनकी ट्रुथ वैल्यूज लिखनी है। तो पहला है पी, तो पी में बोल रहा है कि 5 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या ये बात सही है? ये सही है, तो पी की ट्रुथ वैल्यू टी हो गई, या फिर 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो, है ना। और क्यू 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192, क्या 192 7 से डिविजिबल है? 7 2 14, 552 52 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स या फिर जीरो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। तो अब हमें बताना है कि इनमें से किसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी। तो चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पी एंड क्यू, तो 1 एंड 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन अगर देखो तो 1 एंड 0 0 आ जाएगा, और निगेशन ऑफ आर, आर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू नहीं आई। निगेशन पी यानी कि 0 हो जाएगा, उसके बाद एंड लगा, निगेशन क्यू कितना हो जाएगा, निगेशन क्यू हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो एंड ले रहे हैं तो ये तो आना ही नहीं है ना, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 ही आएगा ना। भाई 0 का किसी के साथ एंड ले रहे हो तो बात ही खत्म होगी ना। चलो फिर ये वाला देख लेते हैं कि यहाँ पर निगेशन पी तुम्हारा आ जाएगा कितना, 0। फिर और फिर क्यू एंड आर, तो अगेन ये भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब जल्दी से लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला तो सही होगा जब पहले तीन ही सही हो, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ई की ट्रुथ वैल्यू है 1, और निगेशन क्यू यानी कि 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 1 आएगा, और फिर 1 और 1 भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया ना। तो मैंने तो आपको चारों ऑप्शन दिखा दिए। बाकी ये वाली चीज आपको क्लियर होगी कि 0 के साथ एंड है तो बात ही खत्म होगी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल से होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन p प्लस क्यू एंड निगेशन p माइनस क्यू इज इक्विवेलेंट टू
पी एंड क्यू, मतलब इनके बीच में एंड लगा हुआ है और ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, पी एंड क्यू के। अब ये प्लस और माइनस क्या है, ये एंड या और में से कुछ है, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एंड, इन दोनों जगह एंड या और में से ही कुछ आ सकता है। और एंड और इस तरीके से आना चाहिए कि जो इनका रिजल्टेंट है, जो इनका एंड है फाइनल, वो क्या है, पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यूज के बराबर है। और पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यूज क्या होती है, 1 0 0 0, है ना। तो क्या होना चाहिए फिर, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर प्लस माइनस होनी चाहिए, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए। और चार ऑप्शन है, तो इसमें वो चीज हैंडी होगी जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोली थी। तो अब चलो एक एक करके जल्दी से, अभी तो ऑप्शन चेक करते हैं, वरना आप थोड़ा दिमाग में भी, अगर ये ट्रुथ टेबल जो मैंने याद करने को बोली थी वो याद है, तो आप दिमाग में ही पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले वाले में यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं एंड कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एंड होगा तो इसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या आएंगी कि पहली जगह केवल 1 आता है, बाकी तीन जगह क्या आता है, 0 आता है। और फिर यहाँ पर और कर दे रहे हैं, तो और होता है तो पहले तो ये क्या सोचना होता है कि 0 कहाँ पर आएगा। तो इसमें पहली जगह पर जब निगेशन होता है तो 0 कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। बाकी सब जगह क्या आता है, 1 आता है। ठीक, तो ये 1 हो गया। फिर इन दोनों का एंड लेना है, तो एंड लेने में क्या देखना होता है कि 1 और 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, तो ये 1 0 0 और 0। तो यहाँ हमारी किस्मत अच्छी थी, बाई चांस पहला ही ऑप्शन आ गया, क्योंकि ये ट्रुथ वैल्यूज किसकी हैं, ये पी एंड क्यू की हैं। और हम यही चाहते हैं कि इसके इक्विवेलेंट, पी एंड क्यू के इक्विवेलेंट आए। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये वाला। तो अगर हमें ये वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज याद थी तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया, वरना हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। और बाकी बीच में एंड है तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर एक ही जगह बनाएगा, लेकिन हमें फाइनल एंड की ट्रुथ वैल्यूज चाहिए थी ना, पी एंड क्यू की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 कहाँ पर है, इसी जगह पर है, तो 1 0 0 0 वाली ट्रुथ टेबल बने। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, और आपने फायदा देखा जो मैंने याद करने को बोला था उस चीज का क्या फायदा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, और ये चार ऑप्शन देते हैं। तो देखो इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन के आने के चांस थोड़े से कम है। क्यों कम है, क्योंकि दो स्टेटमेंट है और सिर्फ एंड और इन्वॉल्व है, तो सारे के सारे ट्रू आना तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक, और इनफैक्ट ये तो बिल्कुल ही नहीं आना, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या है, एंड है, और यहाँ पर जीरो भी है दो, मतलब पी की ट्रुथ वैल्यूज क्या होगी, 1 1 0 0। तो जीरो है एक, और एंड आना, तो ये तो आने से रहा टोटोलॉजी। इसके भी आने के चांस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर जब लिखोगे इसकी ट्रुथ वैल्यू जल्दी से हो सकते हो तो 1 0 0 0 होंगी, और इसमें भी 1 1 0 0 होंगी, तो इसमें लास्ट वाला ट्रू नहीं आएगा, है ना। तो यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है टोटोलॉजी देखना हो तो एंड और वाले लास्ट में ऑप्शन चेक करना अगर जरूरत पड़े। और यहाँ बीच में एंड है और एक ही स्टेटमेंट है सर, तब तो पक्की बात है कि आना ही नहीं है टोटोलॉजी, क्योंकि अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है और उसका किसी के साथ एंड ले लो तो उसमें कहीं ना कहीं जीरो आएगा, और जीरो का एंड किसी के भी साथ लो तो वो जीरो ही आना, तो टोटोलॉजी तो आने से रही। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शन ही चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला नहीं आया तो दूसरा चेक कर लेंगे, या फिर और जल्दी कम करना हो, जैसे मान लो पहला चेक किया नहीं आया, चौथा पक्की बात है कि नहीं हो सकता, तो जल्दी से तीसरा चेक कर लेना, और वो भी टोटोलॉजी देख लेना नहीं आएगा ना। तो अगर मान लो पहला चेक कर लिया आ गया तो कहानी खत्म। मान लो पहला नहीं आया, ये वाला, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा, चौथा एलिमिनेट हो जाएगा, सी और बी में लड़ाई बचेगी, तो सी जल्दी चेक कर सकते तो वो जल्दी चेक कर लेंगे। और अगर वो सही आ गया तो बात खत्म, नहीं आया तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, वैसे ये भी नहीं आएगा, चेक कर लेना। ठीक, चलो अभी वाला देखते हैं। तो पी की ट्रुथ वैल्यू लिखी 1 1 0 0 यहाँ पर, और इसकी हो जाएंगी 1 0। अच्छा, एग्जाम में इतना सजा के ट्रुथ टेबल नहीं बनानी, जल्दी जल्दी बनाना है ना, ये तो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, तो इससे थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ पूरा कॉलम वॉलम बना के, है ना, एग्जाम में तो आपको जल्दी से ही सोचना है। ठीक है, उसके बाद P एंड P इम्प्लाइज Q। तो P एंड P इम्प्लाइज Q में आंसर फॉल्स कब आता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है। तो ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं उसकी यहाँ पर, ये यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं P इम्प्लाइज Q की। तो ट्रूथ वैल्यूज क्या आती है उसकी, 1, फिर 1 0 में 0 आता है, फिर 1 और फिर 1, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, P इम्प्लाइज Q। ठीक, तो अब एंड लेना, तो बस ये देख लो कि 1 और 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ पर बन रहा है, पी का लेना और इसका लेना है, पी इम्प्लाइज क्यू का। तो 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन केवल यहाँ पर बन रहा है, तो ये 1, फिर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, एंड है तो एक ही जगह बनाएगा। ठीक, उसके बाद चलो इधर देख लेते हैं, देख लो कहीं और तो नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 1 एंड 1 का एक ही बन रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि इसका
और ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और इसका कंडीशन लेना है यही, इफ देन वाला लेना है। तो इसमें बस क्या देखना है कि इस पे वन और इस पे जीरो हो रहा होगा तो वहां पे जीरो आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, वन आएगा। तो देखिए वन और जीरो का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दोनों के बीच, वन वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो नहीं बन रहा, तो वन जीरो का कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये कहीं फॉल्स नहीं आएगा। तो यानी कि यही ऑप्शन सही हो गया, चारों जगह क्या आ गया, वन आ गया। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ये ऑप्शन ए क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया ना। तो सिंपल सी चीज याद रखो कि पी इम्प्लाइज क्यू है, तो जहां वन जीरो का कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पर जीरो, बाकी सब जगह वन। फिर इन दोनों का एंड ले रहे थे तो जल्दी से देख लिया कि वन एंड वन का कॉम्बिनेशन कहाँ है। फिर यहाँ पर इसका, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इनका इम्प्लाई लेना था, इफ देन लेना था, तो अगेन वन वन, वन जीरो का कॉम्बिनेशन क्या हमें कहीं मिला नहीं, वन वन मिला, जीरो जीरो मिला, जीरो वन मिला और जीरो जीरो मिला, तो हर जगह क्या आ गया, वन आ गया। तो यही टोटोलॉजी आ गया, तो बात ही खत्म होगी, फिर कुछ करना ही नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट, सुमन इज ब्रिलियंट, सुमन इज रिच, सुमन इज ऑनेस्ट। अरे बहुत सही है, ब्रिलियंट भी, रिच भी, ऑनेस्ट भी। चलो सही है, बढ़िया है सुमन का सीन। चलो, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट एंड ओनली इफ सुमन इज रिच। तो पहले ये देखते हैं हमें किसका निगेशन लिखना है। हमें निगेशन लिखना है किस चीज का, सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट। तो ब्रिलियंट है पी, ऑनेस्ट है आर, तो डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, निगेशन है। तो सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, ठीक, इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच। तो रिच का क्या है, क्यू है, ठीक। और इसमें कैसे भी लिखो ये फर्क नहीं पड़ता ना किसको किधर लिख रहे हो, ठीक, बाई कंडीशन में, क्योंकि दोनों तरफ से बात सही होती है, ठीक। तो हमें इस पूरी चीज का निगेशन लिखना है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो बाई कंडीशनल का निगेशन लिखने का एक तरीका तो क्या होता है कि दोनों में से किसी भी एक पर निगेशन लगा दो, है ना। तो या तो इस पे निगेशन लगा दो, इसको एज इट इज रखो, या फिर इस पे निगेशन लगा दो, इसको एज इट इज रखो। और जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन बी में इस पे निगेशन लगा दिया गया है, क्यू वाले पे, और इसको एज इट इज रख दिया गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी भी सही है। डी में क्या किया गया है, इसमें पहले वाले का अगर देखो तो निगेशन कर दिया और दूसरा वाला एज इट इज है, तो ये डी ऑप्शन भी सही हो गया। तो मोर देन वन मेरे ख्याल से गलती से उन्होंने दोनों ऑप्शन सही दे दिए होंगे। तो इसमें पहले वाले पे निगेशन कर दिया वो भी सही है, और इस वाले ऑप्शन में दूसरे वाले पे निगेशन कर दिया वो भी सही है ना। तो दोनों में से किसी पे भी निगेशन लगा के बाई कंडीशन अगर हम रिटेन रखते हैं तो निगेशन वाला आंसर सही हो जाता होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, और फिर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले जब भी टोटोलॉजी चेक करनी हो, पहले ही बोल चुके हैं, तो एंड वाले ऑप्शंस आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो इनका आना तो बहुत मुश्किल है, पहली बात। फिर बचे सी और डी ऑप्शन। टोटोलॉजी लाना है तो अब सी और डी में कौन सा ऑप्शन पहले चेक करें, पहले वो वाला ऑप्शन चेक करें जिसमें मैक्सिमम जगह और दिख रहा हो। तो और वो किस में दिख रहा है, वो ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, उसमें मैक्सिमम जगह में क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। बाकी अगर सेट थोड़ी सी लिंक कर लो तो इसका आंसर बहुत जल्दी सोच सकते हो कि ऑप्शन डी ही आएगा, क्योंकि पी और क्यू है, और पी और नॉट क्यू है, ठीक है ना। तो पी और नॉट क्यू के वेन डायग्राम में बाहर वाला तो पूरा आएगा ही आएगा, और पी और क्यू में पूरा का पूरा यूनियन आएगा, है ना। बाहर वाला पूरा आएगा आएगा, उसके अलावा भी कुछ आएगा पी और नॉट क्यू में, लेकिन बाहर वाला तो आएगा ही आएगा। पी और क्यू में यूनियन आएगा दोनों सेट्स का, और फिर उन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो आना है। तो मतलब बिना पेन चलाए भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अब मान लो पेन चलाना हो तो ऑप्शन डी से ही चेक करेंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जगह में और कनेक्टिव दिख रहा है। तो पी और क्यू की ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि जीरो कहां पर आता है, लास्ट वाले में, तो वन 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 और जीरो। पी और नॉट क्यू, इसमें जीरो कहां पर आता है, यहां पर आता है, तो ये हो जाएगा वन वन, ये। फिर इन दोनों का भी और लेना तो देखना कहीं जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा है, हर जगह वन है या जीरो के साथ वन है ना, वन 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 जीरो जीरो वन। तो ये क्या आ गया, चारों जगह वन आ गया, कहीं जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो यही क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। बाकी जो मैंने सेट थ्योरी के रेफरेंस से आपको सोचने को बोला है उस पर भी आप विचार करना, और मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रॉपर रिवीजन करवा दिया है। अब इसमें आप जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो कर लो, आपको कहीं पे डाउट है तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि देखो रिवीजन क्लास में पूरी थ्योरी तो नहीं बताई जा सकती। रिवीजन क्लास में मैं ये मान के ही पढ़ाता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीजें पता है, बस एक बार जैसे हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई गई थी, वैसे आपको शक्तियां आपकी याद दिलाई जा रही, ठीक। तो आप नोट्स पढ़ लो, कहीं दिक्कत तो आप कमेंट में उसको
पूछ भी सकते हो, ठीक है? तो अब जल्दी किसी और चैप्टर का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।